जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंजाब, यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चारों खाने चित होने के बाद कांग्रेस पर चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है, क्या कांग्रेस अब खत्म हो गई है? कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इन्हीं सवालों के बीच हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के बचाव में सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को ही संभालनी चाहिए। जहां तक विधानसभा चुनाव में हार का सवाल है तो इस पर मंथन किया जाना जरूरी है। पंजाब में हार को लेकर अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि वहां पर अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खुलकर घमासान हुआ था। इसके बाद पार्टी हाईकमान के दखल पर अमरिंदर को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने थे। गहलोत ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि पंजाब में हमसे गलती हुई है। लोगों को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अच्छी नहीं लगी। बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए गहलोत ने कहा है कि चुनाव में हर कोई हिस्सा लेता है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण, जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीतिक होती है तो इसी तरह के नतीजे आते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आखिर में जीत सच्चाई की होगी। अशोक गहलोत का कहना था कि चुनाव में ऊंच नीच लगी रहती है। हमने वो दौर भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी। हिंदुत्व ध्रुवीकरण की बात करके चुनाव जीतना आसान है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो किसी से छिपा नहीं है। आग लगाना तो आसान है, लेकिन उसे बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। बीजेपी का काम आग लगाना हो गया है, चाहे वो यूपी हो या उत्तराखंड। कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस द्वारा तलब किए जाने के विरोध में भाजपा की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन के मद्देनजर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को सवाल किया है कि कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर क्यों समझते हैं और ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। ट्वीट पर किए गए एक पोस्ट में राज्यसभा सदस्य राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां अतीत में राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कुछ मामलों की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को समन भेज चुकी है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता राउत ने कहा कि लोकतंत्र में किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है और कानून की नजरों में सभी खराब है। कथित फोन टैपिंग मामले में बेकिसी साइबर पुलिस की एक टीम रविवार को फडणवीस का बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। वहीं मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ का महाविकास आघाड़ी सरकार केंद्र की तरह राज्य की एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ नहीं करती। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा शामिल है। जब महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने के बढ़ते मामलों के बारे में पूछा गया तो ठाकरे ने कहा, हम सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, मैं इसके बारे में अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता बौखला गए हैं, इसीलिए वे राज्य में विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 1.1% कर दिया है। इसको लेकर आप राजनीतिक शुरू हो गई है। विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की भी आलोचना की है। केंद्र के इस फैसले को ममता बनर्जी ने जन विरोधी और मजदूर विरोधी बताया है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने एक ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जीत के बाद भाजपा सरकार
तुरंत अपना गिफ्ट कार्ड लेकर आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को पिछले 4 दशक के सबसे नीचे स्तर पर पहुंचा दिया है। ममता ने आगे कहा कि ये प्रस्ताव भाजपा के असली चेहरे को बेनकाब करती है। ये प्रस्ताव उस समय आया जब देश के मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के कामकाज और कर्मचारी पहले ही कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन विरोधी, मजदूर विरोधी कदम वर्तमान केंद्र प्रतिष्ठान की क्रूर एकतरफा सार्वजनिक नीतियों को उजागर करता है, जो किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्गों की कीमत पर बड़ी पूंजी के हितों की रक्षा करता है। एकजुट विरोध से काली पहल को विफल किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 15 सीटों हारने के बावजूद क्षेत्र के लगभग 70% निर्वाचन क्षेत्र पर बढ़त हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने भी इस क्षेत्र में सीटों के मसले में वृद्धि दिखाई। भाजपा ने आगरा, मथुरा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे कुछ जिलों में सभी सीटों पर जीत हासिल की। वहीं विपक्षी गठबंधन ने भी शामली और मुरादाबाद में 100% जीत हासिल की और मुजफ्फरनगर और मेरठ में अच्छा प्रदर्शन किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 300 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने इस साल 255 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सपा ने अपने सहयोगियों के साथ राज्य की 125 सीटों पर जीत दर्ज की, जो उसके पिछले चुनावी जीत से लगभग दुगनी है। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों की 126 सीटों में से भाजपा ने 100 सीटों जीती थी। इस बार उसका आंकड़ा 85 रहा। सपा और रालोद ने मिलकर क्षेत्र की 126 सीटों में से 41 पर जीत हासिल की। जयंत चौधरी ने नेतृत्व वाली रालोद, जो 2017 के चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई थी, इस बार 33 सीटों पर लड़ी और उनमें से 8 पर जीत हासिल की। भाजपा शामली जिले की सभी तीनों सीटों पर हार गई, जिसमें थाना भवन से एक मौजूदा मंत्री की सीट, मेरठ की 7 सीटों में से 4 और मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से 4 शामिल है। तीनों जाट बहुल जिले हैं। भाजपा को मुरादाबाद की सभी 6 सीटों, रामपुर और संभल दोनों जिलों की 4 में से 3 सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा है। मेरठ में दक्षिण विस क्षेत्र जीतने के बाद भी भाजपा के लिए इस सीट पर मतों का गणित चिंताजनक रहा। विस क्षेत्र के करीब 125 बूथों पर भाजपा को मिलने वाले मतों की संख्या 10 से नीचे रही। 3 बूथों पर भाजपा को एक भी मत नहीं मिला। मेरठ दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने 1,29,666 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी 1,21,725 मत प्राप्त कर दूसरे नंबर पर रहे और अंत तक टक्कर देते रहे। सपा प्रत्याशी को मात्र एक ही बूथ पर सबसे कम 6 वोट मिले। भाजपा को दक्षिण विस क्षेत्र के 3 बूथों पर कोई मत नहीं मिल सका। बूथ संख्या 149 से 171 और 272 पर भाजपा का खाता भी नहीं खुल सका। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक 21 मार्च को होगी। सपा ने अपने विधायकों को सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बुलाया है। इस बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में हार पर भी मंथन किया जा सकता है। इसके अलावा सपा इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का नाम भी तय कर सकता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्टी में कई नाम चल रहे हैं। इनमें विधायक लालजी वर्मा, शिवपाल यादव व माता प्रसाद पांडे का नाम प्रमुख है। इस बैठक में विधान परिषद में स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा, चुनाव में कुछ खामियां रह जाती है, जिसके कारण हम चुनाव हार गए हैं। समीक्षा के बाद अपने खामियां पता कर दूर करेंगे। चुनाव संगठन के दम पर लड़ा जाता है, इसलिए भविष्य में संगठन को भी मजबूत करेंगे। जनता के मुद्दों को सपा सदन के अंदर व बाहर मजबूती से उठाती रहेगी। पंजाब में बहुमत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार गठन की तैयारियां
शुरू कर दी है। 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे। आज आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब में शक्ति प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे थे। इस दौरान केजरीवाल ने भगवान मान के साथ एक भव्य रोड शो किया। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोगों ने कमाल कर दिया, लव यू पंजाब। पूरी दुनिया को ये यकीन नहीं हो रहा है कि पंजाब में इतना बड़ा इनकलाब आ गया है कि सब हार गए। ये बहुत बड़ा इनकलाब है और ये पंजाब के लोग ही कर सकते हैं। पूरी दुनिया में और किसी में इतनी ताकत नहीं थी। केजरीवाल ने कहा है कि कई सालों के बाद आज पंजाब के लोगों को एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। अब ईमानदार सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग पंजाब को लूट रहे थे वो अब बंद होगा। अब पूरा सरकारी पैसा पंजाब के लोगों पर खर्च होगा। हमने जितनी गारंटियां दी थी सब पूरी होंगे। 16 तारीख को भगवंत मान मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो उस दिन पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। हम रंगला पंजाब बनाएंगे। वहीं भगवंत मान ने कहा कि हमने 122 लोगों की सुरक्षा कम कर दी है और इसके कारण 403 पुलिसकर्मी और 27 पुलिस वाहन थानों में लौट आए हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं होगी, लेकिन शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें जरूर होंगी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।